आपकी दिव्या मैम आ गई हैं वापस आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने। योर फर्स्ट पोम बहुत ही ब्यूटीफुल सी कहानी है, ब्यूटीफुल सी पोम है जहाँ पे वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। तो ये पूरी जो पर्टिकुलर पोम है ये पूरी उसी फोटोग्राफ के ऊपर यानी कि उसी तस्वीर के ऊपर बेस्ड है। ये पर्टिकुलर तीनों बहनों की जो फोटोग्राफ है, शर्ले की मम्मा और मम्मा की जो कजिन्स हैं, इन तीनों की ये फोटोग्राफ किसने खींची है। अगर एक चोर है, अब वो बेचारा मजबूरी में चोरी करता है, बड़ा ईमानदार सा इंसान है, मैंने बोला यार ही इज एन ऑनेस्ट थीफ, तुम बोलोगे मैम अगर चोर है तो ऑनेस्ट कैसे है। Hello everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our amazing channel PW Commerce Wala Class 11. So how are you my champions? I hope everyone is doing great. आई होप आपने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है या पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी या फिर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज इसके बाद उसे याद से रिवाइज जरूर कर लेना। अ वेरी अमेजिंग एंड अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ खुशवंत सिंह विथ हिज ग्रैंडमदर। और आज आपकी दिव्या मैम आ गई है वापस आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने। योर फर्स्ट पोम दैट इज अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ले टॉल्सन। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कहानी है, ब्यूटीफुल सी पोम है जहाँ पे वो अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं और किस तरीके से वो अपनी मदर की फोटोग्राफ देखकर उन्हें बहुत ज्यादा याद करती हैं, कैसे उनकी मम्मा दिखती थी, किस तरीके से उनका फेस था, हाउ इनोसेंट एंड स्वीट फेस लाइक शी हैड, हाउ इनोसेंट शी लुक्ड। ये सारी चीजें यहाँ पे शर्ले ने हमें इस पर्टिकुलर पोम में बताई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू ऑल आर रेडी एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसे याद से डाउनलोड कर लेना। हमारे इस प्यारे से बैच का नाम है पेस बैच। यहाँ पे आपको इजीली इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो लिंक पे क्लिक करके इन नोट्स को डाउनलोड याद से कर लेना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ ब्यूटीफुल पोम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। ये ब्यूटीफुल सी जो कहानी है बेटा, ये जो ब्यूटीफुल सी पोम है, इसकी जो ऑथर हैं, जो इसकी जो पोएट है, इनका नाम है शर्ले टॉल्सन। तो ये किसने लिखी है? शर्ले टॉल्सन ने ये लिखी है। ये इनकी रियल पिक्चर आप देख सकते हो। तो शर्ले टॉल्सन जब यंग थी, ये ऑफ कोर्स उनकी ओल्ड पिक्चर है बिकॉज इस तरीके से ही उनकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं। सो बच्चों, व्हेन शी वाज यंग, ठीक है, तो वो एक तस्वीर देखती हैं, एक फोटोग्राफ देखती हैं और वो शर्ले की मम्मा की फोटोग्राफ होती है जिसमें उनकी मम्मा बीच पर गई हुई हैं, वहां पे अपनी वेकेशन के लिए गई हुई हैं बीच पर अपनी कजन्स के साथ। यानी कि शर्ले की मदर गई हुई हैं बीच पर अपनी कजन्स के साथ। तो ये पूरी जो पर्टिकुलर पोम है ये पूरी उसी फोटोग्राफ के ऊपर यानी कि उसी तस्वीर के ऊपर बेस्ड है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल पोम जिसकी पहली लाइन बोलती है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। यानी कि बेटा जो ये तस्वीर है कि एक कार्डबोर्ड पर लगी है, यानी कि कार्डबोर्ड आप कह सकते हो एक फ्रेम है, बेसिकली आप इसको फ्रेम भी मान सकते हो। सो ये एक फ्रेम है जिसकी बात शर्ले यहाँ पे कर रही हैं। तो ये जो कार्डबोर्ड है इट रेफर्स टू फ्रेम, जिसको हिंदी में आप लोग गत्ता इस तरीके से भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे अपने घर पे। सो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, यानी कि जो फ्रेम है और इस फ्रेम में जो तस्वीर है वो मुझे बहुत सारे इमोशंस को बयां करती है। कौन बोल रही है? शर्ले बोल रही हैं जो इसकी पोएट है। सो नाउ हियर शी सेज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। तो यानी कि जो तस्वीर है, ये जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ है, ये क्या दिखाती है? इसके अंदर हमें तीन लड़कियां देखने को मिलेंगी। जो सबसे बड़ी हैं, जो सेंटर में है बेटा, इनका नाम है, ये है बेसिकली शर्ले टॉल्सन की मदर। ठीक है, जब उनकी मदर यंग थी। सो पोएट्स मदर ये बीच में है और ये जो बाकी आपको साइड्स में दिख रही हैं ये शर्ले टॉल्सन की जो मदर हैं, जो मम्मा हैं, उनकी कजन्स हैं, उनकी सिस्टर्स हैं जो इनके साथ में इस बीच वेकेशन पर गई थी। सो शी इज फर्स्ट कजन, शी इज कजन टू। आगे जाके हम इनके नाम भी देखेंगे। तो शर्ले टॉल्सन ये तस्वीर देख रही हैं, अपनी मम्मा को बहुत याद कर रही हैं। सो शर्ले इज वेरी इमोशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब उन्होंने ये पर्टिकुलर पोम लिखी होगी। सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। तो जब मेरी मम्मा की जो कजन्स हैं वो मेरी मदर के साथ पैडलिंग करने गई थी, ये
तस्वीर में हमें अच्छे से नजर आ रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैडलिंग, ध्यान से समझते हैं। तब बेटा कोई भी इंसान बेयर फुट है, यानी कि नंगे पैर है, और वो शैलो वाटर में वॉक कर रहा है, यानी कि समुद्र के किनारे, सी के शोर पर, सी के किनारे या किसी भी नदी के किनारे वहां पर वॉक कर रहा है इन शैलो वाटर, उसको हम बोलते हैं पैडलिंग। तो अगर लेट्स से आप लोग कहाँ गए हो, बीच पर गए हो, इफ यू हैव गॉन टू अ बीच, और आप अपने मम्मा पापा या कजन्स के साथ आप वॉक कर रहे हो, सो आपकी बॉडी तो ऑफ कोर्स पानी से ऊपर है, बट द लोअर पार्ट, जो आपके फीट वाला पार्ट है, वो किसमें है, पानी के अंदर है। आप आराम से उसमें वॉक कर रहे हो और ये बढ़िया हल्का हल्का पानी आपके पैरों पे आके लग रहा है। तो बेसिकली व्हेन अ पर्सन वॉक्स बेयर फीट, नंगे पैर आप शैलो वाटर में, यानी कि नॉट सो डीप वाटर में जब वॉक करते हो, उसको बोलते हैं पैडलिंग। शैलो यानी कि वो पानी जो गहरा ना हो। सो पैडलिंग का मतलब क्या होता है, वॉकिंग बेयरफुट, टू वॉक इन शैलो वाटर। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे मेरी जो मदर है और उनकी जो कजन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये लोग शैलो वाटर में वॉक कर रहे हैं, यानी कि बीच का, समुद्र का आनंद उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और इस समय पर आप जब देखोगे, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हो, ईच वन इज होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी कि इस तस्वीर में इनकी जो दोनों कजन्स हैं, उन्होंने मेरी मम्मा का हाथ पकड़ा हुआ है। राइट हाथ इस कजन ने, लेफ्ट हाथ उस कजन ने पकड़ा हुआ है। सो एंड शी द बिग गर्ल, हु इज द बिग गर्ल अमंग्स्ट ऑल ऑफ देम, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, शर्ली की, यानी कि पोएट की मदर सबसे बड़ी है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम लोग घूमने जाते हैं, लाइक विथ आर कजन्स, विथ आर सिबलिंग्स या विथ आर पेरेंट्स, तो हमेशा मम्मी पापा क्या बोलते हैं, तुम बड़े हो, तुम छोटे भैया दीदी का ध्यान रखना, छोटे भाई बहन का ध्यान रखना। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं क्योंकि मेरी मम्मा सबसे बड़ी थी, बिकॉज शी इज द बिग गर्ल, तो दोनों जो छोटी कजन्स हैं, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, बिकॉज माई मदर इज द बिग गर्ल। और इस तस्वीर में, इस फोटोग्राफ में शर्ले की मम्मा की एज क्या है, लगभग 12 साल। तो यानी कि कजन्स और छोटी होंगी, समवॉट अराउंड 8 9 10 साल की होंगी। शर्ले टॉल्सन की जो मदर है, उनकी बेटा इस तस्वीर में जो उम्र है, दैट इज 12 years. सो माई मदर इन दिस फोटोग्राफ इज 12 years old, ऐसा शर्ले हमें बता रही हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर पोम लिखी है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, यानी कि ये पर्टिकुलर तीनों बहनों की जो फोटोग्राफ है, शर्ले की मम्मा और मम्मा की जो कजन्स है, इन तीनों की ये फोटोग्राफ किसने खींची है, उनके अंकल ने खींची है। सो यानी कि एट द अंकल विद द कैमरा का मतलब क्या है, who is the one who is clicking the picture? So uncle is clicking the picture. कौन ये तस्वीर खींच रहा है, uncle is clicking the picture. Is it clear everyone? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब फर्स्ट लाइन समझते हैं इस पैराग्राफ की डिटेल में। ओके, सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि ये तीनों कैसे खड़ी हो गई, दे ऑल स्टूड स्टिल, यानी कि देयर वाज नो मोशन, इट वाज मोशनलेस, और यू कैन से देयर वाज नो मूवमेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम फोटो क्लिक करवाते हैं तो हम नहीं चाहते कि फोटो ब्लर आ जाए या खराब हो जाए, तो हम जब पोस्ट करते हैं, हाउ डू वी डू दैट, हम प्रॉपर स्माइल करके कांस्टेंट खड़े हो जाते हैं ताकि हमारी तस्वीर खराब ना हो, फोटोग्राफ ब्लर ना हो जाए। तो तीनों, पोएट की जो मदर है वो और उनकी जो कजन्स हैं, तीनों खड़ी हो गई, दे वर स्माइलिंग एंड दे वर नॉट मूविंग, ताकि उनके अंकल जो तस्वीर ले रहे हैं वो खराब ना हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज इन दिस पार्ट, स्माइल थ्रू देयर हेयर, स्माइल थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है बेटा, वहां पे बहुत हवा चल रही है, दे आर एट द बीच, और बहुत विंडी हो रखा है, विंड बहुत तेज चल रही है, तो उनके जो बाल हैं वो उनके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं, बिकॉज बाल उड़ रहे हैं क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, लेकिन वो उसके टाइम पर भी उसके साथ भी स्माइल कर रही हैं। एंड थ्रू देयर हेयर का मतलब है कि बाल उनके चेहरे पे आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में से भी उनकी स्माइल जो है दैट इज विजिबल। सो बाल जो है वो प्रॉपर उड़ रहे हैं बिकॉज इट इज विंडी, और उसके बीच में भी ये लड़कियां क्या कर रही हैं, तीनों क्या कर रही हैं, दे आर स्माइलिंग एंड दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, यानी कि बाल उनके किस पे आ रहे हैं, फेस पे आ रहे हैं। सो हेयर इज ऑन देयर फेस, जो उनके फेस को काफी हद तक या पार्शली कवर भी कर रहा है, हेयर इज ऑन देयर फेस, ओके, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द विंड।
क्लियर है बेटा? So that is the meaning of these initial two lines. Next is a sweet face my mother's that was before I was born. अब यहाँ पे शर्ले इस फोटोग्राफ को देख रही हैं और अपनी मम्मा की बचपन की फोटोग्राफ को देख के क्या बोल रही हैं, दैट यू नो माई मदर हैड अ वेरी स्वीट फेस. मेरी मम्मा का चेहरा कैसा था? बहुत ही स्वीट और मासूम सा चेहरा था. और ये तस्वीर तब की है जब शर्ले पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि शर्ले की मदर की ना ही उस टाइम शादी हुई थी और ना ही किड्स थे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो खुद ही एक छोटी बच्ची थी. शी हरसेल्फ वाज जस्ट 12 years old. सो माई मदर शी लुक्ड वेरी इनोसेंट. मेरे पैदा होने से पहले मेरी मम्मा कितनी इनोसेंट लगती थी, कितना स्वीट फेस था. बेटा आपने अक्सर सुना होगा या अक्सर ये ना आजकल ये शायरी भी आती हैं कि मेरी माँ भी तो कभी लड़की हुआ करती होगी और उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशें हुआ करती होंगी. सो एज अ किड और एज अ चाइल्ड टू आवर पेरेंट्स हम नहीं इमेजिन कर पाते. हमने अपनी मम्मी को हमेशा मदर के रूप में देखा है. हमने अपनी मदर को कभी उस गर्ल एरा में नहीं देखा, यू नो, जब वो भी अपने स्कूल कॉलेज जाया करती होंगी. शी ऑल्सो हैड फ्रेंड्स जिनके साथ उनको घूमना या खेलना पसंद होगा, या उनकी भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे कि यार मुझे ये बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या जो भी उनका ड्रीम रहा होगा कि मुझे ये करना है, वांट टू बी अ सिंगर, आई वांट टू परफॉर्म, जो भी उनके ड्रीम्स होंगे. बट हम एज अ चाइल्ड बहुत बार ये चीज़ समझ ही नहीं पाते, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं हमेशा हम उन्हें एज अ मदर ही इमेजिन कर पाते हैं. वी कैन नॉट और वी अनफॉर्चुनेटली यू नो कांट डू दैट. हम ये नहीं सोच पाते कि शादी से पहले उनकी लाइफ कैसी होगी और माँ भी तो कभी लड़की हुआ करती होगी. तो शर्ले यहाँ पे एग्जैक्टली वही फील कर रही हैं दैट यू नो, जब मैं इस तस्वीर को देख रही हूँ अपनी मम्मा की यंग एज की फोटो, तो मेरी मदर कितनी स्वीट लग रही है. एंड आई वॉज नॉट बॉर्न एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरी मम्मा इतनी छोटी हैं, तो मेरी मम्मा का फेस कितना स्वीट लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये टफ भी है, इसको ध्यान से समझेंगे इन दोनों लाइनों को. And the sea which appears to have changed less. And the sea which appears to have changed less. तो यहाँ पे बेटा दो चीजों में कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा, तो ध्यान से समझते हैं. washed their terribly transient feet. सबसे पहले यहाँ पे नेचर की बात हो रही है. नेचर में वी आर टॉकिंग अबाउट सी, हम समुद्र की बात कर रहे हैं. सो सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको दो चीजें नजर आएंगी. एक तो ये ह्यूमन बींग्स, शर्ले की मदर और उनकी कजन्स, ठीक है, उनकी सिस्टर्स. दूसरा आपको पीछे यहाँ पे सी नजर आएगा, यानी कि समुद्र. तो इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में दो जो मेन प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो ये ह्यूमन बींग्स हैं और ये सी है, समुद्र है. तो इसमें कंपैरिजन कर रही हैं पोएट और क्या बोल रही हैं, सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. लेट्स से ये फोटो 20-30-40 साल पहले जब भी ली गई थी तो तब भी सी वैसा ही दिख रहा था, आज भी वैसा ही दिख रहा है और लगभग 50-100 साल बाद भी ऐसा ही दिखेगा. सो नेचर, स्पेशली हम सी की बात करें, समुद्र की, तो इट अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. 50 ईयर्स पहले की अगर फोटोग्राफ है और 50 ईयर्स बाद भी आप सी को देखोगे, सो सी will not change. C will remain as it is. C will remain as it is. ये वैसा ही दिखेगा जैसा इस फोटो में दिख रहा है और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है. तो ये तो बात हो गई नेचर की. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. तो यहाँ पे फीट रेफर्स टू whom? शर्ले की मम्मा के फीट और उनके जो कजन्स हैं उनके फीट. वो कैसे रहेंगे? They will be terribly transient. इनके पैर कैसे रहेंगे? Terribly transient रहेंगे. इनके पैर कैसे रहेंगे? Terribly transient रहेंगे. Terribly transient का मतलब क्या होता है समझते हैं बेटा. Terribly का मतलब होता है राजा बेटा extremely. Terribly का मतलब क्या होता है? Extremely. और transient का मतलब क्या होता है बच्चों? Something that is टेम्पररी. एक ऐसी चीज जो परमानेंट ना हो, एक ऐसी चीज जो टेम्पररी हो, जो परमानेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट. तो मेरी मम्मा और उनकी जो कजन्स हैं, उनकी जो सिस्टर्स हैं, इन लोगों के पैर जो हैं वो कैसे हैं? दे आर एक्सट्रीमली टेम्पररी. यहां से फीट का मतलब बेटा एग्जैक्टली सिर्फ पाँव यानी कि पैर नहीं है. इट बेसिकली रेफर्स टू द ह्यूमन बींग्स. और यहाँ पे इन तीनों सिस्टर्स की, इन तीनों ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है कि ये जो सी है, ये जो समुद्र है, ये 50 साल पहले भी ऐसा था. After 50 years also, you know, it is going to be the same only. But when you talk about these three sisters, ये जो human beings हैं,
क्या जो इंसान 30-40 साल पहले जैसा दिखता था आज भी वो वैसा सेम दिखेगा? एंड 30-40 ईयर्स लेटर ऑफ कोर्स वी वोंट बी देयर इन द वर्ल्ड। भाई अगर कोई इंसान अगर अपनी बचपन की फोटो देखें जब वो उसकी उम्र 12 साल थी, 30 ईयर्स लेटर दैट पर्सन विल बी, क्या उसकी एज अभी भी 12 साल रह जाएगी? नहीं बेटा, अब वो इंसान 42 का हो चुका है। एंड 40 ईयर्स लेटर इफ दैट पर्सन विल बी अलाइव, वो ऑलरेडी 82 के हो चुके होंगे। सो ह्यूमंस जो हैं वो कैसे हैं? ट्रांजिएंट हैं। ह्यूमंस जो हैं मेरे बच्चों वो क्या हैं? दे आर ट्रांजिएंट, यानी कि दे आर टेम्पररी। हम इस दुनिया में फॉरएवर नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम कुछ साल रहे भी, लेट्स से 60, 70, 75, 80 ईयर्स, तो हम वैसे नहीं दिखेंगे जैसे हम बचपन में दिखते थे। तो हम लोग क्या हैं? वी कीप ऑन चेंजिंग एंड वी आर वेरी ट्रांजिएंट बिकॉज वी आर टेम्पररी। सो इट वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। सी ने इनके पैरों को वॉश करा, और इनके पैर कैसे हैं? दे आर एक्सट्रीमली टेम्पररी बिकॉज दे विल नॉट लुक द वे दे यूज टू लुक जब वो 12 साल के थे। एंड हो सकता है आने वाले कुछ साल बाद तो ये यहाँ पर रहें भी नहीं। सो दैट इज द ट्रुथ अबाउट ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे नेचर वर्सेस ह्यूमंस देखने को मिलेगा। तो नेचर कहीं ना कहीं क्या है? नेचर कैसा होने वाला है? इट्स परमानेंट। ये पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स यहाँ पे अर्थ पे बहुत टेम्पररी हैं, हम लोग ट्रांजिएंट हैं, हम हमेशा नहीं रहेंगे। सो सी इस फोटोग्राफ में जैसा दिख रहा है वैसा ही आने वाले समय में भी दिखेगा, बट दैट इज नॉट द केस विथ माई मदर, ऐसा शर्ले बोल रही हैं। और ना ही ऐसा होने वाला है उनकी कजिन्स के साथ। तो उनके पैर यानी कि वो लोग विद टाइम कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, और कुछ टाइम बाद तो वो इस दुनिया में रहेंगे भी नहीं, बिकॉज ह्यूमंस दे डाई वन डे। सो माई डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस नोट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 पैराग्राफ्स ऑफ आवर पोम। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, क्या मैम हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है? तो जी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। एंड पोम के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होते ही हम इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स मोर एंड देन विल डिस्कस दी पोएटिक डिवाइसेस ऑल्सो। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. मेरी मम्मी इस तस्वीर में क्या है? सिर्फ इनकी उम्र क्या है बेटा? 12 वर्ष है। माई मदर इज 12 years old इन दिस फोटोग्राफ। अब 20-30 साल के बाद, 20-30 साल के बाद जब मेरी मम्मा इस स्नैपशॉट को देखेंगी, इस फोटो को देखेंगी, तो उनको बहुत हंसी आएगी ये फोटो देख के, है ना। नाउ जो शर्ले की मम्मा है वो ओल्ड हो चुकी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब इस बात को 20-30 साल हो चुके हैं। somewhat she is like 40-50 years इनकी एज हो चुकी है। तो अब जब वो इस तस्वीर को देखेंगी तो वो क्या बोलेंगी? सी बेटी, अपनी बहनों का नाम लेंगी और क्या बोलेंगी? सी बेटी एंड डॉली। शी वुड से, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। जिनके साथ वो बीच वेकेशन पे गई थी बेटा, किसके साथ? अपनी कजन्स के साथ, जिनको मैंने आपको कजन 1 कजन 2 बताया था स्टार्टिंग में। इनके नाम क्या है? इनकी कजन्स के नाम है बेटी और दूसरी वाली का नाम है डॉली। तो मेरी मम्मा, शर्ले कह रही है, मेरी मम्मा जब 20-30 साल बाद ये फोटो देखेंगी अपने बचपन की, अपनी जवानी की, अपने बचपन की, चाइल्डहुड की, तो उन्हें बहुत हंसी आएगी। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट की यार देखो बेटी, डॉली, सी द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी यूज्ड टू वेयर ऑन आवर बीच वेकेशन। हमारे पेरेंट्स हमें किस तरह के कपड़े पहनाते थे बीच वेकेशन पे। जस्ट हैव अ लुक। कौन बोलेगी? शर्ले की मम्मा बोलेंगी अपनी कजिन्स को, अपनी बहनों को बोलेंगी कि बेटी डॉली देखो यार किस तरह के कपड़े इन्होंने हमें पहनाए हैं बीच वेकेशन में। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर वी वी हैव वॉर्न लाइक फॉर द बीच। इस तरह की बातें बोलेंगी शर्ले की मदर। जब 20-30 साल बाद वो इस फोटोग्राफ को देखेंगी, तब शर्ले की मम्मा यंग थी, जवान थी, 12 साल की थी, बट ऑफ कोर्स अब तो उनकी अच्छी खासी थोड़ी ठीक ठाक एज हो चुकी होगी। तो यहाँ तक क्लियर है। बेटी और डॉली कौन है? शर्ले की जो मम्मा है, जो कि सेंटर में खड़ी हैं फोटोग्राफ में, उनके साथ में साइड में जो छोटी बच्चियां खड़ी हैं वो शर्ले की मदर की कजिन्स है। ठीक है, क्लियर, उनकी बहनें हैं। So now comes again a very important part, ध्यान से इसको आप सुनना। The sea holiday was her past and mine is her laughter. तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लाइन से एक बहुत बड़ी चीज क्लियर हो जाएगी। Sea holiday was her past,
मेरी मदर बचपन में कहाँ गई थी? बीच पे गई थी, बीच वेकेशन के लिए। तो उनके लिए उनका जो सी हॉलिडे था, समुद्र पे जो उन्होंने बीच वेकेशन जो मनाई, वो मेरी मदर के लिए क्या था? उनका पास्ट था, क्योंकि बचपन में गई थी, ऑफ कोर्स, तो पास्ट हो गया ना बेटा। सो इट वाज पास्ट फॉर माय मदर एंड फॉर मी माइन इज हर लाफ्टर। यानी कि शर्ले टॉल्सन जो कि इसकी पोएट हैं, उनकी मदर की अब प्रेजेंट सिनेरियो में डेथ हो चुकी है और वो अपनी मदर की डेथ के बाद उनकी याद में ये पर्टिकुलर पोम लिख रही हैं। सो दैट्स वाई वो कह रही है मेरा घर अब बिल्कुल खाली रहता है। माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए पास्ट क्या हो चुका है? मेरी मम्मी की हंसी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपनी मम्मी की हंसी ना तो देखी है और ना ही सुनी है। तो हम दोनों के लिए कुछ कुछ चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं। मेरी मम्मा के लिए उनका बीच हॉलीडे, उनका सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट, उन्होंने बचपन में किया था, बचपन की मेमोरीज थी। और मेरे लिए क्या हो चुका है? फॉर मी व्हाट इज पास्ट? मेरे लिए, फॉर मी, हर लाफ्टर इज द हर लाफ्टर इज पास्ट फॉर मी, क्योंकि मैं उन्हें हर दिन याद करती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपने घर पे उनकी हंसी की आवाज़ नहीं सुन पाती हूँ, अपनी मदर को नहीं देख पाती हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मेरी मदर को जब मैं हंसता हुआ देखती थी, उनकी जो हंसी है वो मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली अब पास्ट बन चुकी है, बिकॉज शी इज नो मोर। बोथ वरी with the labored ease of loss. Both worry with the labored ease of loss. So we both are, we both are extremely sad. अगर मेरी मम्मा जिंदा होती तो वो भी सैड होती। वो क्यों सैड होती? क्योंकि बचपन में इतना बढ़िया टाइम उन्होंने स्पेंड किया अपनी कजन्स के साथ, इतनी अच्छी बीच वेकेशन पे गई हैं, तो अब वो ये चीज़ नहीं कर सकती, बिकॉज अब उनकी एज हो चुकी है एंड नाउ शी इज़ अब वो वापस अपनी कजन्स के साथ जो बचपन में वो जाकर जो उन्होंने एंजॉय किया था उसको वो एंजॉय नहीं कर सकती थी। तो मेरी मम्मा अगर आज जिंदा होती तो वो सैड होती ये फोटो को देखकर। क्या होती बेटा? वो इस फोटोग्राफ को देख के सैड होती, बिकॉज वो उनके बचपन की मेमोरी है और अब वो उसको वापस नहीं जी सकती। ठीक है। सो इफ माई मदर वुड हैव बीन अलाइव, अगर वो जिंदा होती तो उनको ओल्ड फोटोग्राफ को देख के बहुत याद आती है अपने बचपन की। सो उनको बहुत नॉस्टैल्जिया होता कि यार मैं काश मैं वापस जा पाऊँ अपने बचपन के समय में और उसको जी पाऊँ। ठीक है। तो बोथ मतलब मेरी मम्मा भी सैड होती और मैं भी सैड हूँ। अब शर्ले टॉल्सन क्यों सैड है वो मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। सो वरी का एग्जैक्ट मीनिंग आप समझ सकते हो, दैट इज समवॉट नॉस्टैल्जिया होना। नॉस्टैल्जिया यानी कि पहले वाली चीजों को याद करना, दैट वाओ यार हम बचपन में कितने मजे करते थे, तो ये क्या हो गया? नॉस्टैल्जिया। और दुख होना, यार सैड हो रहे हैं कि यार अब हम वो क्यों नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स बचपन में जो मैं फन करती थी अपने भाई बहन के साथ, क्या मैं वो आज कर पाती हूँ? यू वोंट बिलीव, लाइक आफ्टर 4-5 months आई मेट माई ब्रदर, लाइक आफ्टर 4 months फॉर जस्ट 2 days, और उसमें भी मैंने प्रॉपर क्लासेस ली, सब कुछ लिया है ना, और हार्डली टाइम स्पेंड कर पाते थे, रात में जगते थे यार 1-2 बजे तक की कुछ कुछ बात कर पाए। तो जो बचपन में कर पाते थे वो आज नहीं कर पाते ना। सो यहाँ पे शर्ले बोल रहे हैं कि मेरी मम्मा अगर जिंदा होती तो उनको भी ये फोटो देख के क्या होता? नॉस्टैल्जिया महसूस होता, बहुत ज्यादा सैड लगता, एक्सट्रीम सैडनेस होती कि यार हम बचपन में कितने मजे करते थे अब नहीं कर पाते। और शर्ले टॉल्सन के साथ भी यही चीज हो रही है, शी इज ऑल्सो सैड। शर्ले क्यों सैड है बेटा? पोएट इसीलिए सैड है क्योंकि उनकी मम्मा अब यहाँ पर नहीं है और वो उनकी मेमोरीज को याद करती रहती हैं, अपनी मम्मा को याद करती रहती हैं और उस वजह से दुखी हो जाती हैं क्योंकि उनकी मम्मा अब जिंदा नहीं है। सो मदर जिंदा होती तो वो अपनी कजन्स को और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करके दुखी होती कि यार अब हम ऐसा टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर पाते। और शर्ले जो कि पोएट हैं वो क्यों दुखी हैं? वो इसलिए दुखी हैं बिकॉज उनकी मदर की डेथ हो चुकी है और उनको अपनी मदर की याद आती है, दैट्स वाई शी इज सैड। सो विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालो, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो यहाँ पे शर्ले क्या बोल रही हैं? आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ईज माई लॉस। मुझे अपना दर्द भुलाने के लिए, अपनी मम्मी की यादों से मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अपने माता पिता को खोना
सबसे दुर्भाग्य की चीज़ है। और उसके बाद उस गम को भूल पाना इट साउंड्स लाइक इम्पॉसिबल। तो वो बोल रही हैं कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ लेबर, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू ईज वॉट टू मेक इट ईजी, जो मैंने खोया है बेसिकली टू मूव ऑन, ये मेरे लिए बहुत टफ है। मैं अपनी मम्मी की यादों से आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, नहीं उभर पाती हूँ। सो लेबर्ड मतलब लॉट ऑफ एफर्ट्स, मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है ईज ऑफ लॉस करने के लिए, इसको ईजी बनाने के लिए, जो मैंने खोया है उन यादों को भूलने के लिए। टू मूव ऑन आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और मुझे नहीं पता मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे होगा, विल आई बी सक्सेसफुल और नॉट, ऐसे शर्ले को थॉट्स आते हैं। एंड दैट्स वाई शी बिकम्स सैड कि मुझसे कैसे होगा, हाउ कैन अ पर्सन फॉरगेट हर मदर, ऐसा शर्ले फील कर रही हैं। एंड दिस इज योर लास्ट पैराग्राफ। एंड नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो अब मेरी मम्मा की डेथ को कितने साल हो चुके हैं, लगभग उतना ही जितना उनकी इस तस्वीर में उम्र है। सो इनकी मदर की उम्र कितनी थी बेटा इस तस्वीर में, इस फोटोग्राफ में, जब ये बीच वेकेशन पे गई थी शर्ले की मदर, तो इनकी मम्मा की उम्र 12 साल थी। और अब इनकी मदर की मृत्यु हुए भी 12 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो बेटा शर्ले आज प्रेजेंट में रहकर ये पोम लिख रही हैं। तो जब वो ये पोम लिख रही हैं, वो अपनी मम्मी की बचपन की तस्वीर देख रही हैं, और इस बचपन की तस्वीर में जो इस तरह से कार्डबोर्ड फ्रेम में लगी है, इसमें शर्ले की मदर की एज 12 साल है इस तस्वीर में। लेकिन शर्ले जब ये पोम लिख रही हैं, तब शर्ले की मदर की डेथ हो चुकी है, और अब उनकी मृत्यु हुए, उनकी डेथ हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, इस सिचुएशन के लिए, सर्कमस्टांस मतलब सिचुएशन, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रह गए कि मैं क्या बोलूं, व्हाट शुड आई से, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए जिससे मैं ये बता सकूं, मैं कोई शब्द नहीं है जिससे मैं ये बयां कर सकूं कि मुझे क्या महसूस होता है, मुझे कितना दर्द होता है, मेरे लिए कितना टफ है अपनी मम्मी को भूल पाना या उनकी मेमोरीज से भी बाहर आ पाना, हाउ टफ इट इज़ फॉर मी एज अ डॉटर। तो शर्ले बोल रही है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस का मतलब क्या है बेटा, मेरी मदर की जो डेथ है उसकी वजह से जो साइलेंस हो गया है। सो मेरी जो पोएट हैं, पोएट की मदर की जो डेथ हुई है, पोएट्स मदर्स डेथ की वजह से जो साइलेंस है, जो शांति हो गई है घर में, जो चुप्पी आ गई है घर में, कोई नहीं है जो उस तरीके से हंसी खुशी बात करे, जो बच्चे को प्यार दे, जो एक मदर देती है। सो पोएट की मदर की जो डेथ हुई उसकी वजह से जो साइलेंस घर में हुआ है, शर्ले बोल रही हैं, हर साइलेंस हैज काइंड ऑफ साइलेंस्ड मी, मैं अब इतनी चुप हो चुकी हूँ, मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। व्हाई आई एम सो क्वाइट, बिकॉज मेरी मदर की डेथ हो चुकी है। सो इट्स साइलेंस, उनकी डेथ का जो साइलेंस है, उनकी मृत्यु की वजह से जो हमारे घर में शांति है, जो चुप्पी है, उस वजह से मैं भी अब क्या हो गई हूँ, एब्सोल्युटली साइलेंट। So on this note, beta, we have completed this emotional and a beautiful poem by Shirley. And now let's discuss the poetic devices that we have in this poem. And फिर हम चलेंगे NCERT question answers की तरफ. Beta, now let's talk about our first line. The cardboard shows me how it was. Cardboard एक basically frame है. आप उसको लकड़ी का तो नहीं, बट ऐसे गत्ते जैसा होता है, उसमें इनकी तस्वीर लगी हुई है। बट ये कार्डबोर्ड एक नॉर्मल कार्डबोर्ड नहीं है, ये इतने सारे इमोशंस दिखा रहा है, ह्यूमन इमोशंस यहाँ पे बयां कर रहा है ये कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे बच्चों क्या हम कह सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन है। बट जिन बच्चों को पर्सोनिफिकेशन नहीं पता है बेटा, उनको मैं डिटेल में समझाती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन, जिससे कि आप फर्स्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज हो रहा है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, the flowers were dancing, ठीक है, the flowers were dancing, और the wind was whispering, whispering यानी कि फुसफुसा के बोलना। अब flowers बेटा अगर हवा की वजह से झूम रहे हैं, हिल रहे हैं, और उसको पोएट ने बोल दिया that the flowers were dancing, तो क्या flowers एक्चुअली डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन पोएट ने क्या करा, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, एक ह्यूमन क्वालिटी किसको दे दी,
एक नॉन लिविंग थिंग को। अब आप फ्लावर्स को, प्लांट्स को बहुत सारे लोग लिविंग मानते हैं, दैट आई नो अकॉर्डिंग टू साइंस, लेकिन हम इंग्लिश की बात करें तो ऑफ कोर्स फ्लावर्स या प्लांट्स को भी हमें नॉन लिविंग ही मानना होता है। सो जब ह्यूमन क्वालिटी हम किसको दे दें, व्हेन ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इंसान की क्वालिटी आपने किसको दे दी, इंसान की क्वालिटी आपने किसको दे दी, नॉन लिविंग थिंग को। अब कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, यानी कि कार्डबोर्ड में, कार्डबोर्ड के द्वारा बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं। कार्डबोर्ड इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस, शर्ले की भी और उनकी मम्मी जो इस तस्वीर में है उनकी भी, कि जब वो यंग थी कितनी खुश थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उनका एक स्वीट फेस था, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज एंजॉइंग विथ हर कजन्स। इतने सारे इमोशंस एक कार्डबोर्ड बयां कर रहा है, एक नॉन लिविंग थिंग बयां कर रही है, तो डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हो रहा है। बिकॉज एक फ्रेम में या फिर एक कार्डबोर्ड में इतनी शक्ति थोड़ी है कि वो इमोशंस को बता दे, बट बता रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर वो है ना कि ह्यूमंस बोल सकते हैं, ह्यूमंस जो है कहीं ना कहीं इमोशन से एसोसिएटेड होते हैं, पर एक कार्डबोर्ड नहीं होता। लेकिन नॉन लिविंग थिंग आपको इमोशंस बयां कर रहा है, बता रहा है, तो इट इज पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है मेरे सभी प्यारे बच्चों को, इज इट क्लियर? अब डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपको एलिट्रेशन जो है, जो कि बहुत ईजी होता है, आपको बार बार देखने को मिलेगा। व्हाट इज एलिट्रेशन? स्टूड, स्टिल, स्माइल, सब में क्या हो रहा है, एक ही लाइन में 3 बार एस आ रहा है, यानी कि हर वर्ड, यहाँ पे 3 ऐसे वर्ड हैं जो एस से चालू हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये रिपीटेशन होगा, बट ये रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है, यहाँ पे सिर्फ इनका पहला अल्फाबेट यानी कि पहला लेटर रिपीट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन आपको पोम में काफी बार, कम से कम 2 से 3 बार 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 नजर आएगा, जो कि आप खुद से भी आराम से मार्क कर सकते हो। एक मैंने ऑलरेडी करके दे दिया, अब एक आपको यहाँ पे फिर से दिख जाएगा, टेरिबली ट्रांजिएंट। इसमें क्या है बेटा, ये रहा टी और ये रहा टी, तो टेरिबली ट्रांजिएंट में भी हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली एलिट्रेशन यूज हो रहा है, क्योंकि क्या रिपीट हो रहा है, दोनों वर्ड टी से चालू हो रहे हैं। तो एटलीस्ट 2 बार या 2 से ज्यादा बार भी है टी टी रिपीट हो रहे हैं, तो दैट इज एलिट्रेशन, दैट इज एलिट्रेशन। अब टेरिबली ट्रांजिएंट में एक बहुत और इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में लिख कर दूंगी, यहाँ पे समझते हैं। लेट्स डिस्कस टेरिबली ट्रांजिएंट, लेट्स डिस्कस टेरिबली ट्रांजिएंट, यही वर्ड था, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। सो या लेट्स डिस्कस टेरिबली ट्रांजिएंट। आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में? Anyone who wants to try? चलो, इसको समझने से पहले दिव्या मैम आपको एक बेसिक और सिंपल से एग्जाम्पल और देंगी। 2 एग्जाम्पल लेते हैं। रिंकल्ड सी, रिंकल्ड सी, ठीक है। अब बेटा सी क्या है, समुद्र। समुद्र क्या हो गया, अगर आप देखो तो नाउन है, प्रोनाउन है, इट्स अ नाउन। इसके आगे मैंने वर्ड लगा दिया रिंकल्ड, यानी कि झुर्रियां। अब सी जो समुद्र है उसमें झुर्रियां आ सकती हैं क्या? नहीं आ सकती, उसमें झुर्रियां नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी बेटा रिंकल्ड सी अगर पोएट ने बोला है, रिंकल्ड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जो सी को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कैसा सी है, रिंकल्ड सी है, बूढ़ा हो गया है सी, उस पे झुर्रियां आ गई है। अब सी के लिए हम यूजुअली रिंकल्ड यूज करते हैं क्या? नहीं करते। तो इसको हम बोलते हैं बेटा एक ऐसा एडजेक्टिव जो इस नाउन के लिए बना ना हो, फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं या पोएट ने इस्तेमाल करा है, तो इसको बोलते हैं बेटा, पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस की भाषा में बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव उसके साथ यूज करना जो यूजुअली वहां पे नहीं आना चाहिए, उसके लिए बना नहीं है। एन एडजेक्टिव दैट इज यूजुअली नॉट यूज्ड विद द नाउन जो उसके साथ आ रहा है। सो एन एडजेक्टिव दैट इज यूजुअली नॉट यूज्ड विद द मेंशन्ड नाउन, तो जो पीछे नाउन मेंशन्ड है उसके साथ अगर यूजुअली हम ऐसे एडजेक्टिव को यूज नहीं करते हैं
तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। अभी भी अगर कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। वी कैन डिस्कस वन मोर। सो इफ आई से इट वाज अ पॉलिश्ड ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब कार्स हो गई, बसेस हो गई। अब ट्रैफिक के आगे कभी भी कोई इंसान पॉलिश लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता। लेकिन बच्चों, माय रोड साइड स्टैंड क्लास 12th की पोम है, क्लास 12th की पोम है, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ट्रैफिक के साथ पॉलिश लगाया है। अब क्यों लगाया है? बिकॉज वो ये मेंशन करना चाहते हैं कि जो लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं वो सब बहुत पॉलिश्ड है, मतलब बहुत रईस है, दे आर वेरी रिच पीपल। सो पॉलिश ट्रैफिक, ट्रैफिक एक नाउन है, उसके आगे आने वाला एडजेक्टिव यूजुअली वहां नहीं आता है, बट फिर भी पोएट ने यूज किया है, सो इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। सिमिलरली हमारी जो पोम है दैट इज अ फोटोग्राफ, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? शर्ले ने क्या बोला है? इट वॉज टेरिबली ट्रांजिएंट। तो फीट के लिए दो दो यहाँ पे एडजेक्टिव्स कैसे आए हैं? टेरिबली ट्रांजिएंट, ठीक है, एक्सट्रीमली टेम्पररी है ये पैर, ये कुछ समय बाद चेंज हो जाएंगे। तो बेटा फीट, तो अब फीट के साथ कौन ट्रांजिएंट यूज करता है? यूजुअली नहीं करता यूज, क्योंकि फीट मेरे बच्चों क्या है? इट्स अ नाउन, ठीक है। अब ये टेम्पररी पैर है, कौन बोलता है? यूजुअली हम नहीं बोलते। अब हम बोल सकते हैं बेयर फुट, नंगे पैर। फट गए तो क्रैक्ड फीट, जब एरिया फट जाती है। लेकिन ट्रांजिएंट कौन बोलता है? हम नहीं बोलते यूजुअली, बट यहाँ पे एक ऐसा एडजेक्टिव शर्ले ने यूज किया है जो यूजुअली फीट के साथ नहीं आता। सो डेफिनेटली इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, डेफिनेटली इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जितने पोएटिक डिवाइस हमने डिस्कस करें, ठीक है। जानबूझ के बेटा मैंने स्लाइड्स छोड़ रखी ताकि आपको जो भी एक्सप्लेन करना हो आराम से समझ में आए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखो आपको एलिट्रेशन खुद से मिल जाएगा, बार बार आप मार्क कर सकते हो। देखो ये रहा टी और टी, सो एलिट्रेशन कैन बी फाउंड वेरी इजीली। टी और टी यानी कि 20 और 30 दोनों टी से स्टार्ट हो रहे हैं, सो एलिट्रेशन है, बिकॉज ये लेटर या अल्फाबेट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? लेबर्ड और लॉस में भी आपको दिख जाएगा एलिट्रेशन अगेन, तो उसको प्लीज मार्क कर लेना। वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज लेबर्ड ईज में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। सो लेट्स डिस्कस लेबर्ड ईज इन डिटेल, ठीक है। तो लेबर्ड ईज को मैं डिस्कस में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो लेट्स हैव अ लुक, व्हाट इज लेबर्ड ईज। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, इफ आई से दैट इट इज एन ओपन सीक्रेट, तुम कहोगे मैम सीक्रेट ओपन कैसे हो सकता है? अरे भाई मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया, या बेस्ट फ्रेंड को बताया सहेली को, उसने आगे बता दिया। हर बेस्ट फ्रेंड का एक दूसरा बेस्ट फ्रेंड होता है, तो सीक्रेट एक से करके दूसरे तक पहुंच गया और भैया पूरे स्कूल या कॉलेज को पता चल गया। तो ये सीक्रेट कैसा बन गया? ओपन सीक्रेट। अब ये दोनों वर्ड्स क्या है बेटा? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो टू ऑपोजिट वर्ड्स, व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ऑक्सीमोरॉन। जब दो ऑपोजिट वर्ड एक दूसरे के साथ आ जाए उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीमोरॉन। और डिस्कस करना है और ले लो एग्जाम्पल। ये हो गया ओपन सीक्रेट, और दे देती हूं। अगर एक चोर है, अब वो बेचारा मजबूरी में चोरी करता है, बड़ा ईमानदार सा इंसान है, मैंने बोला यार ही इज एन ऑनेस्ट थीफ, तुम बोलोगे मैम अगर चोर है तो ऑनेस्ट कैसे है, और ऑनेस्ट है तो चोर कैसा है? दोनों वर्ड्स एक दूसरे के कैसे हो गए मेरे बच्चों? ऑपोजिट हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन वी से ओपन सीक्रेट और व्हेन वी से ऑनेस्ट थीफ, ये सब क्या है? ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो वर्ड हैं, ओपन सीक्रेट, ऑनेस्ट थीफ, ये सब क्या है? एक दूसरे से एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। सो व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। अब कमिंग बैक टू आवर पोम दैट इज अ फोटोग्राफ, यहाँ पे हमने देखा था लेबर्ड ईज। तो अब इसको समझते हैं कि ये ऑक्सीमोरॉन क्यों है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सो लेबर्ड ईज जब हम बोलते हैं, लेबर्ड ईज का मतलब क्या होता है? लेबर मतलब जब मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालूं, किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करूं, किसके लिए मेहनत करूं? उसको ईज करने के लिए, यानी कि इजी बनाने के लिए, अपनी मम्मी के गम को भूलने के लिए, अपने गम को भुलाने के लिए, इजी बनाने के लिए मैं बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो इजी है तो मेहनत क्यों कर रही हूँ, और अगर मेहनत कर रही हूँ तो फिर इजी कैसे है? तो लेबर्ड ईज, दोनों वर्ड्स एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाते हैं बेटा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज
oxymoron. It is oxymoron. So on this note, we have completed the entire poem. We have discussed almost all the important poetic devices used in this one, and now we are going to move towards our question and answers. तो सारे NCERT के questions हम discuss करेंगे in detail बेटा. जिसने भी अभी तक एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, खुद से प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट एंड फिर आप चेक कर लेना कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी. व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम एंड व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? तो कार्डबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसका मतलब क्या है? कार्डबोर्ड वर्ड का मतलब है डिनोट्स दी फोटोग्राफ, जिसके ऊपर द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर. तो बेटा जैसे ये कार्डबोर्ड का फ्रेम आप मान लो है और इसके अंदर शर्ले की मम्मा और उनकी कजन्स की फोटो चिपकी हुई है. सो कार्डबोर्ड इज बेसिकली दैट फ्रेम जिसके ऊपर फोटोग्राफ लगी हुई है. सो दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू रेफर टू अ प्रैक्टिस इन द पास्ट टाइम पे लोग क्या करते थे, कार्डबोर्ड के फ्रेम्स के ऊपर ही अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं उसको पेस्ट करते थे ताकि वो अपनी मेमोरीज को सेव करके रख पाए, और इसके ऊपर एक सुंदर सा बढ़िया सा ग्लास लगा देते थे और बेड के साइड में रख लेते थे या फिर दीवार पे हैंग कर देते थे. तो ऐसा होता था पहले. What has the camera captured? कैमरा ने क्या कैप्चर किया है? 3 लड़कियों को कैप्चर किया है. इस फोटो में दिख रहा है जो कि कौन कौन है, जिसमें से एक जो सेंटर में है वो पोएट की मदर है और बाकी उनकी दोनों कजन्स हैं जिनका नाम है बेटी एंड डॉली. शर्ली की ममा है और उनकी मदर की कजन्स हैं. ये सब अपनी स्विमिंग ड्रेसेस में है क्योंकि ये लोग बीच पे गए हुए हैं वेकेशन के लिए. बीच में इनकी मदर है और साइड में उनकी कजन्स हैं और दोनों कजन्स ने इनकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है. दे आर वॉकिंग बेयर फीट. ये कैसे चल रही हैं? दे आर वॉकिंग बेयर फीट. दे आर वॉकिंग बेयर फीट इन द सी. इन सी वाटर. बेयर फीट नंगे पैर चल रही हैं और ये पानी शैलो है यानी कि गहरा नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल डीप, क्योंकि जब किनारे वाली चीज होती है किनारे पे पानी उतना गहरा नहीं होता है. नेक्स्ट इज व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द इयर्स. डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? अब आपको क्या समझ में आया, क्या चेंज नहीं हुआ है? तो हमने कहा था सी चेंज नहीं हुआ है. समुद्र आज भी सेम है, उसकी वेव्स आज भी वैसी ही उतनी फ्रेश हैं जैसे कि उस तस्वीर में दिख रही हैं. और सी जो है बेटा, समुद्र कोई लिविंग बीइंग थोड़ी है कि बूढ़ा हो जाएगा या थक जाएगा. जैसा उस फोटोग्राफ में दिखता है आज भी आप बॉम्बे चले जाओ, गोवा चले जाओ, यू नो इट विल लुक द सेम ओनली. ऑफ कोर्स ये बहुत कमर्शियलाइज्ड एरियाज हो गए, आपको लोग वहां ज्यादा मिलेंगे, बट ऑफ कोर्स सी विल रिमेन एज इट इज. तो वो चेंज नहीं होगा, चेंजलेसनेस है उसके अंदर. बट व्हेन यू टॉक अबाउट दीज ह्यूमन बींग्स, ऑफ कोर्स विद एडवांस एज, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ ओल्ड एज जो होगी, जो एजिंग होगी, उसके साथ इंसान वैसा नहीं दिखेगा जैसा वो बचपन में दिखता था. सो ह्यूमन फेस, ह्यूमन फीट, एवरीथिंग विल चेंज. और जब वो 10 साल का था वो जवान होगा, 20 में भी जवान होगा, बट 50-60 में वो ओल्ड होने लगेंगे. एंड ग्रेजुअली बढ़ती उम्र के साथ इंसान की डेथ हो जाती है. नोबडी कैन लिव फॉर एवर. सो यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की. द पोएटेसिस मदर यानी कि फीमेल पोएट की बात हो रही है. सो जो इनकी मदर है, शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. व्हाट डज दिस लाफ इंडिकेट? व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? तो ये लाफ क्यों होगा बेटा? What does it shows? What does it show? What did this laugh indicate? ये क्या दर्शाती है बताइए. So this laugh indicated her joy when she is remembering an incident जो कि उनके बचपन का था. That was connected with her past life. जब उनकी शर्ले की मदर छोटी बच्ची थी, when शर्ले की मदर कैसी थी, when she was quite young and free from all the tensions and responsibilities and worries of life, क्योंकि उनकी खुद की शादी नहीं हुई थी. She was a kid. कोई बच्चे की responsibility नहीं है, कोई family की in-laws की responsibility नहीं है. Of course she herself was a free girl at that point of time. What is the meaning of the line both worry with the labored ease of loss? तो इसका क्या मतलब है? दोनों सैड क्यों होंगी? सी हॉलिडे क्या है बेटा? वो पोएट की मदर के लिए उनका पास्ट हो चुका है. ठीक है, जो सी हॉलिडे है और जो बीच वेकेशन है वो क्या हो चुका है? मेरी मदर के लिए उनका पास्ट है. तो आज अगर वो जिंदा होती और ये फोटो को देखती तो पहले खुश तो होती लेकिन बाद में दुखी भी हो जाती, बिकॉज यू नो बचपन का टाइम अब वापस नहीं आ सकता. दोनों ही बहुत डिसअपॉइंटेड हैं. शर्लेट ऑल्सन क्यों डिसअपॉइंटेड है? शर्लेट ऑल्सन इसीलिए है बिकॉज शर्ले इज सैड बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर मदर. शर्ले इज सैड एंड वरिड because she has lost her mother.
शी हैज लॉस्ट हर मदर। सो जो सेंस ऑफ लॉस है दैट इज वेरी पेनफुल टू बेयर। जो ये दर्द है दोनों को बहुत होगा, दोनों को अलग अलग चीजों को होगा। वो अपने कजन्स को याद करेंगी और ये अपनी मदर को याद करनी है। वॉट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? दिस सर्कमस्टांस जब वो बोलती हैं इसकी वजह से मैं बहुत शांत हो गई हूँ, चुप हो गई हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से मैं बहुत शांत हो गई हूँ, यानी कि ये सिचुएशन जिसमें मेरी मम्मा की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। सो लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव is on your screen. The three stanzas depict थ्री डिफरेंट फेजेस और आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो बेटा तीन कौन से अलग अलग फेजेस हैं शर्ले की मदर जो है, पोएट की मदर के लाइफ के? एक जो उनका गर्लहुड पीरियड है, जब वो खुद छोटी हैं, 12 साल की हैं, जब शर्ले पैदा नहीं हुई हैं, शर्ले की मदर मस्त बीच में एंजॉय कर रही हैं। फिर देन हर मिडिल एज, जब वो थोड़ी 40s के अराउंड हुई होंगी, जब द पीरियड ड्यूरिंग व्हेन द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट वाज देयर, यानी कि जब शर्ले पैदा हो चुकी हैं, जब उनकी मदर उनको पाल रही होंगी। तो बेटा हर लड़के का फेज ऐसे ही चालू होता है जब वो खुद यंग होते हैं, फिर जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, बच्चे को संभालते हैं, व्हेन दे आर ओल्ड देन आफ्टर दैट दे डाई। तो तीसरा फेज क्या है? पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ पोएट्स मदर। तो जब पोएट की मदर खुद बहुत यंग थी, शी वॉज अ गर्ल, शी वॉज एंजॉइंग एट द बीच एट द एज ऑफ 12। फिर शर्ले पैदा हुई तो उनकी जब मिडिल एज चालू हुई वो, एंड अब क्या है थर्ड फेज, जब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, शर्ले's मदर इज नो मोर, और शर्ले हर दिन उन्हें क्या करती हैं? बहुत ज्यादा मिस करती हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बेटा पोएम की क्या सेंट्रल थीम है। सो बेटा ये सेंट्रल थीम है दैट नेचर में जो ये ह्यूमन लाइफ है स्पेसिफिकली, ये सब कैसी चीजें हैं? दे आर एब्सोल्युटली टेम्पररी। ये कैसा है? दैट इज टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जो मेमोरीज हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। टाइम जो है सब हर चीज को चेंज कर देता है इवेंचुअली। आज हमारे पेरेंट्स कितने यंग दिखते थे जब हम छोटे थे, अब वो उनकी एज बढ़ती जा रही है। दे डू नॉट लुक द वे दे यूज्ड टू लुक 20 years और 10 years बैक। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज कर देता है टाइम, और अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे लव्ड वन से भी दूर कर देता है, व्हेन दे डाई, जब उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो फोटोग्राफ है, जो ये पिक्चर्स हैं हमारे अपनों की, इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। जो मोमेंट्स हैं उनको चाहें तो वापस से रीलिव कर सकते हैं, देख सकते हैं जब हमारे पास वो तस्वीर होगी। तो सेंट्रल थीम ये है दैट टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ दीज मेमोरीज। तो अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इससे स्कैन करके भी कर सकते हैं। सो प्लीज आप इससे नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, उसे भी आप जल्दी से हमारे को ज्वाइन कर लेना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे दिव्या मैम आपको आपकी पूरी जो पोम है वो एक्सप्लेन कर चुकी हैं, सारे पोएटिक डिवाइस बता चुकी हैं, एंड साथ ही साथ आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी दे चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पोम समझ में आई और आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको ये समझ में आया नहीं। और एक ब्यूटीफुल मेमोरी जरूर शेयर करना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, जो आपकी बहुत ही क्लोज और खूबसूरत मेमोरी हो आपकी मदर के साथ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।